हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज हम इस वीडियो में 2017 में जो झारखंड दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था, झारखंड सब इंस्पेक्टर का, तो उसके सवालों को डिस्कस करेंगे। 2017 में टोटल जो एग्ज़ाम हुआ था वो 33 पाली में हुआ था, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम यानी कि CBT 1 का एग्ज़ाम। तो उन 33 पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था उस सभी का सेट जो है हमारा जो ऐप है सरकारी लाइब्रेरी, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में या गूगल पे सर्च कीजिए सरकारी लाइब्रेरी, जो हमारा वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड एंड अपडेट ऐप पे क्लिक करना है और ये ऐप आपका डाउनलोड हो जाएगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद अगर आपको झारखंड दरोगा का क्वेश्चन चाहिए तो यहाँ पे झारखंड जीके पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे जाना है सबसे बॉटम में झारखंड दरोगा PYQ 2017, झारखंड दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा 33 सेट जो है झारखंड दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी 33 सेट के जो सवाल हैं तो वो सारा का सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग 33 सेट में से जो ये तीसरा सेट है जो कि आपका हुआ था 6/9/2017 को, तो उसके GS यानी कि जीके के सवालों को देखेंगे। तो जीके में टोटल 30 सवाल जो है पूछे गए थे। 30 सवाल में से 9 सवाल करंट अफेयर के पूरे हैं, और ये जो करंट अफेयर के बेस्ड सवाल हैं तो उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उस टाइम का करंट अफेयर था। आज के टाइम पे उनका कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि कौन किस टाइप का करंट अफेयर पूछा गया था उस टाइम पे। जैसे कि पहला सवाल पूछा गया था आपका कि 2017 में जो नागालैंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी। तो ये उस टाइम पे नागालैंड का मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया गया था सुहास जेली लिजेत्सु के द्वारा। इसी तरह करंट अफेयर से बेस्ड और भी टोटल मतलब कि टोटल 9 सवाल पूछे गए थे, सभी जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये करंट अफेयर पे बेस्ड कुछ सवाल हैं, लेकिन हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है जीके के जो 30 सवालों में से 9 तो करंट अफेयर हो गया, और बाकी के जो बचा 21 सवाल वो स्टैटिक क्वेश्चन थे। और वो स्टैटिक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में मतलब कि इम्पोर्टेंट होगा। अभी जैसे CGL का एग्ज़ाम आने वाला है, इसी तरह कांस्टेबल, एक्साइज कांस्टेबल, सभी चीज़ का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उनमें जो है वो क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको कवर करना। ठीक है, तो उन्हीं को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एक मिनट। हम्म, ठीक है। तो चलिए एक एक करके जो सवाल हैं तो उनको हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि जो क्वार्टिक कीबोर्ड है तो इसका आविष्कार किसने किया था। तो क्वार्टिक कीबोर्ड आज का जो हम कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह जो चलाते हैं तो उसमें जो कीबोर्ड हमें दिखाई देता है तो वो क्वार्टिक कीबोर्ड है। तो वो क्वार्टिक कीबोर्ड जो है तो इसका आविष्कार किसने किया था, तो ये हो जाएगा राइट आंसर सी, क्रिस्टोफर सोल्स। क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ये एक अमेरिका के इन्वेंटर थे, आविष्कारक थे। इन्होंने ही क्वार्टी कीबोर्ड की स्थापना किया था 1873 में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा क्रिस्टोफर सोल्स। इनसे पहले भी जो है एक कीबोर्ड बना था 1714 में, इंग्लैंड में बना था। ठीक है, ये क्वार्टी कीबोर्ड बना था 1873 में, लेकिन इससे पहले भी एक प्रकार का कीबोर्ड ही कह सकते हैं बनाया गया था इंग्लैंड में 1774 में, लेकिन उसको मान्यता नहीं दिया गया था। वो टाइपराइटर का जैसा था। ठीक है, तो उसे पहला टाइपराइटर का दर्जा दिया गया था। तो पूछ लेगा कि टाइपराइटर जो है पहला कब बना था, तो ये 1774 में बना था। और टाइपराइटर जो है तो उसका आविष्कारक कौन थे, तो वो कौन है, तो हेनरी मिल। ठीक है, तो हेनरी मिल याद रखना है, जिनके द्वारा पहला टाइपराइटर बनाया गया था 1714 में। लेकिन यहाँ पे क्वार्टिक कीबोर्ड पूछा गया है, तो ये क्रिस्टोफर सोल्स इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है, निम्नलिखित देशों में से किसकी आधिकारिक मुद्रा पेसो नहीं है। तो यहाँ पे 4 देश हैं
चार देश में से कौन सा वो देश है जिसका कि मुद्रा पेसो नहीं है? तो पहला ऑप्शन अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना का जो मुद्रा का नाम है, करेंसी, तो वो पेसो है। मेक्सिको, जो कि नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में स्थित है, और उसका भी जो करेंसी है तो वो पेसो है। इसी तरह फिलीपींस, जो एशिया में देश है, फिलीपींस प्रशांत महासागर में, और फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और उसका भी करेंसी पेसो है। लेकिन यहाँ पे जो ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील का जो करेंसी है तो वो ब्राज़ीलियन दिनार है। ठीक है, तो ब्राज़ीलियन दिनार यानी कि ब्राज़ील का करेंसी है ब्राज़ीलियन दिनार। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ब्राज़ील। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि जो अर्जेंटीना है तो अर्जेंटीना का करेंसी का नाम है पेसो। इसी तरह बोलिविया एक देश है, बोलिविया का भी करेंसी जो है तो ये हो जाएगा बोलिवियानो। ब्राज़ील का ब्राज़ीलियन रियाल हो जाएगा। चिली देश का जो करेंसी है तो वो भी पेसो हो जाएगा। कोलंबिया का करेंसी पेसो हो जाएगा। इक्वाडोर जो है तो इसका भी करेंसी जो है तो ये यूएस डॉलर है। इसी तरह गुयाना, इसका भी डॉलर है। पराग्वे, इसका गुवारानी है। और पेरू का जो करेंसी है तो वो हो जाएगा सोल। इसी तरह सूरीनाम, सूरीनाम का करेंसी जो है तो ये डॉलर हो जाएगा। उरुग्वे, इसका पेसो हो जाएगा। और वेनेजुएला, इसका बोलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है दक्षिण अमेरिका में जितने भी देश थे उन सभी का करेंसी को हमने एक एक करके देख लिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये भारत के जो पीएम है, प्रधानमंत्री, तो वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। और ये सारे सवाल जो है ना तो ये पूछा गया आपका झारखंड दरोगा का एग्जाम है जो कि 2017 में हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो यहाँ पे हम नीति आयोग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नीति में से नीति का पूरा नाम क्या है? तो नीति का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी याद रखना है, ये नीति का फुल फॉर्म है। और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इससे पहले योजना आयोग हुआ करता था भारत में नीति निर्माण के लिए, लेकिन योजना आयोग को ख़त्म करके 1 जनवरी 2015 को मोदी सरकार के द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया था। और इसका अध्यक्ष जो है तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वही इसके अभी फिलहाल अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? तो ये है सुमन बेरी। और सीईओ कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग का पहला सीईओ का भी नाम याद रखना है। पहला जो सीईओ नीति आयोग का रहे हैं तो वो हैं सिंधु श्री खुलर। और इसी तरह पहला उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। और अभी हाल ही में नीति आयोग का जो अतिरिक्त सचिव हैं तो वो है निधि छिब्बर। ठीक है, निधि छिब्बर। तो ये नीति आयोग के बारे में ये सारा फैक्ट जो है याद रखना है। अगला है, मार्च 2017 में किस देश की नदी को एक व्यक्ति का कानूनी स्थिति मिला था? यानी कि कानूनी रूप से व्यक्ति के रूप में दर्जा दिया गया था। तो ये कौन सा देश की नदी है? तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड की नदी है एक, उसी को जो है जीवित मानव का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यूजीलैंड में ही आपका माओरी जनजाति के लोग मिलेंगे। और इन्हीं माओरी जनजाति के लोग जो है, एक नदी है न्यूजीलैंड में जिसका नाम है वहांगानुई नदी, उसके किनारे पे ये लोग बसे हुए हैं। और इसी नदी वहांगानुई नदी को 2017 में जो है न्यूजीलैंड सरकार के द्वारा जीवित मानव का दर्जा दिया गया। तो यहाँ से याद रखना है इस सवाल से कि न्यूजीलैंड में आपका कौन सा नदी है? वहांगानुई नदी, और इसी को जीवित मानव का दर्जा दिया गया है। और एग्जाम में पूछ लेगा कि माओरी जनजाति ये कौन से देश की जनजाति है? तो ये न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं ये इस जनजाति के लोग। अगला है, इनमें से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा नहीं था? तो हरित क्रांति का हिस्सा कौन सा नहीं रहा था? तो हरित क्रांति जब भारत में चलाया गया था तो उस टाइम पे इसका लक्ष्य रखा गया था कि भारत में जो खाद्यान्न फसल है, खास करके गेहूं और चावल, तो उसका उत्पादन को बढ़ाना है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना बढ़ा सकते हैं उसके उत्पादन को बढ़ाना है। और उत्पादन के बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग करेंगे, तो ये बिल्कुल सही है। रासायनिक उर्वरक का भी प्रयोग करेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। और कीटनाशक का भी उपयोग किया गया था। ठीक है, तो ये तीनों जो है इसमें हरित क्रांति के लिए महत्वपूर्ण योगदान था इन तीनों का। लेकिन उसमें हरित क्रांति में ये जैविक खेती के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, जैविक खेती।
यहाँ पे देख सकते हैं हरित क्रांति की रणनीति जो है, तो भारत में जितने भी खाद्य फसल हैं, विशेष रूप से गेहूं और चावल, तो उसका उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था भारत में। और उत्पादन बढ़ेगा कैसे, तो उसके लिए अच्छे गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग किया गया था, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया गया था, कीटनाशक का भी प्रयोग किया गया था, और खास करके सिंचाई और मशीनीकरण का भी प्रयोग किया गया था इस हरित क्रांति को शुरू करने में। और ये हरित क्रांति पूरे विश्व में सबसे पहली बार 1960 के दशक में लाया गया था नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा, और इसी के कारण से नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और 1970 में इसी हरित क्रांति के कारण इन्हें जो है नोबल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में पूछ लेगा कि हरित क्रांति का शुरुआत किसने किया था, तो ये हो जाएगा MS स्वामीनाथन। इन्हीं के द्वारा भारत में हरित क्रांति शुरू किया गया था। अगला सवाल है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या है। तो ये भी सवाल पूछा गया था 2017 में दरोगा का एग्जाम में। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था, तो इसका मुख्य नारा रखा गया था तेज, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, तेज, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। तो यहाँ पे 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लेते हैं। इसका जो समय अवधि है, तो ये 2012 में शुरू हुआ था, और 5 साल का योजना आयोग का कार्यकाल होता था। पंचवर्षीय योजना है यानी कि 5 साल, तो 2012 में शुरू हुआ तो 2017 तक इसका कार्यकाल है। और इसमें मुख्य नारा दिया गया था तेज, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास का। और ये शुरू हुआ था आपका 4 अक्टूबर 2012 को। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य है, तो इसमें लक्ष्य रखा गया था 8% का औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना। ठीक है, तो ये सारा चीज़ याद रखना है। 12वीं पंच योजना का कार्यकाल 2012-17, इसका नारा था तेज, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। और इसमें लक्ष्य रखा गया था आर्थिक विकास दर 8% तक हासिल करने का। अगला है भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये डाटा जो है, तो ये डाटा किसके द्वारा गणना किया जाता है, तो ये किया जाता है CSO के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। हालांकि इसका नाम अब चेंज हो गया है, ठीक है, तो इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, तो ये NSO जो है, अब NSO का काम है भारत में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखरेख करना, जारी करना, कलेक्ट करना डाटा वगैरह। तो ये सारा चीज़ कौन करता है, CPI से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करना, उसका गणना करना, उसको जारी करना, तो ये सारा काम करता है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस NSO। और ये NSO जो है किसके तहत काम करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत ये NSO काम करता है। और CPI का पूरा नाम भी यहाँ पे रखना है याद, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है CPI का पूरा नाम। अगला है जो दीपम है, तो दीपम निम्नलिखित में से किसके लिए है। तो दीपम का पूरा नाम, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो चारों में से एक चूज करना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो दीपम का पूरा नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट डीपम है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत काम करता है। तो अगला सवाल अब हम देखते हैं। अगला सवाल है कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा G7 देशों में शामिल है। तो G7 देश यानी कि टोटल 7 देशों का ये एक समूह है। और इस समूह में यहाँ पे पहले से ही हमें 3 देश का नाम दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि और बाकी के 4 देश कौन कौन से हैं। तो ये इसका राइट आंसर कौन होगा, तो सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे ब्रिटेन है, तो यानी कि नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, तो उसमें से 2 देश हैं, कनाडा और USA। तो USA तो चारों में है, ठीक है। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस पहले से दे दिया है, तो यूरोप से इसमें G7 में टोटल 4 देश हैं। तो ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली, जर्मनी, ठीक है। तो ये इटली जर्मनी किस में है, तो ये
इटली और जर्मनी बी में है, फिर सी में भी है और डी में भी है, यानी कि ए तो एलिमिनेट हो गया, तो बी सी डी बचा। इसके बाद हम देख लेते हैं 4 देश हो गया, उसके बाद एक हो जाएगा जापान। ठीक है, तो एशिया से सिर्फ एक ही देश है G7 में, जापान। तो यहाँ पे जापान जो है, तो ये बी सी डी में से जिसमें जापान रहेगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी में जापान है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो यहाँ पे देख सकते हैं G7 जो है, तो इसमें टोटल 7 देश है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से 2 देश, कनाडा और अमेरिका, और यूरोप से 4 देश हैं, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, और एशिया से 1 देश है, जापान। और इसका एक गैर गणना सदस्य के रूप में यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल है। और वैसे तो इसका स्थापना के लिए घोषणा कर दिया गया था 25 मार्च 1973 को, लेकिन एक्चुअल में ये स्थापना हुआ था 1975 में। ठीक है, तो ये याद रखना है, सी इसका राइट आंसर होगा। तो जितने भी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होता है, तो उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उस संगठन में कौन कौन से देश शामिल है। जैसे कि ओपेक हो गया, इसी तरह से फिर G7 हो गया, G20 हो गया, फिर आपका बीमस्टेक हो गया, सार्क देश हो गया। तो इनमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने देश हैं, और उन देशों का नाम भी पता होना चाहिए। इस टाइप का सवाल पूछा गया है 2017 में दरोगा में। अगला है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम को स्थापित किया है? तो यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उसको किसने स्थापित किया था? तो यहाँ पे 4 जो है ऑप्शन है। तो इसका जो UNDP का स्थापना हुआ था, तो ये जनरल असेंबली के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे सामान्य सम्मेलन जो है, तो इसी को अंग्रेजी में जनरल असेंबली इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं UNDP जो है, तो ये अस्तित्व में आया था 1966 में। संयुक्त राष्ट्र का जो महासभा है, तो उसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस हम कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है भारत में 16 मई को मनाया जाता है। ठीक हो, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 16 मई को विश्व डेंगू दिवस मनाया जाता है, और 16 मई को ही फिर यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। ठीक है, तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी भारत में उसी दिन को मनाया जाता है, 16 मई को। ठीक है, और 16 मई को ही विश्व डेंगू दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो ये याद रखना है। फिर 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर 16 मई को ही आपका सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस है, और 16 मई को ही फिर आपका इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 2023 मनाया गया था। और इसके एक दिन बाद, 16 मई के एक दिन बाद, यानी कि 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे याद रखना है कि विश्व डेंगू दिवस जो है 16 मई को मनाया जाता है। अगला है, एक भारतीय लड़की की किताब के लेखक कौन है? यानी कि एक पुस्तक है जिसका शीर्षक है एक भारतीय लड़की। तो ये जो पुस्तक है, तो उसका लेखक कौन है? तो इस टाइप का जो बुक होता है, तो उसका ज़्यादातर लेखक जो है, तो वो चेतन भगत हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, चेतन भगत। तो यहाँ पे चेतन भगत के बारे में देख लेते हैं। चेतन भगत जो कि IIT दिल्ली के मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इन्होंने बीटेक की डिग्री हासिल किया था, 1995 में ग्रेजुएट हुए थे IIT दिल्ली से। और इनके द्वारा बहुत सारा पुस्तक लिखा गया, जिनमें से यहाँ पे उनके द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम हैं। ये सारा जो है आपको याद रखना है। जैसे कि इनके द्वारा लिखा गया हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक यही है, वन इंडियन गर्ल उसके भी लेखक यही है। उसके बाद द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। गर्ल इन रूम 105 ये भी चेतन भगत का ही बुक है। 2 स्टेट्स जिसपे कि मूवी भी बना है, तो ये भी उन्हीं का है। 11 रूल्स फॉर लाइफ ये भी उन्हीं का पुस्तक है। तो ये सारे पुस्तक जो है उन्हीं के द्वारा लिखा गया। अभी 2024 में देखिए ये बुक लिखा गया है 11 रूल्स फॉर लाइफ। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आने वाले एग्जाम में, करंट अफेयर पे बेस्ड हो सकता है ये सवाल कि 11 रूल्स फॉर लाइफ के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा चेतन भगत। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगला है, संस्कृत जो है, तो ये किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो संस्कृत कौन सा राज्य का आधिकारिक भाषा है? तो ये भारत का उत्तराखंड राज्य का आधिकारिक भाषा है।
यहाँ पे देख सकते हैं संस्कृत जो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा है और इसे आधिकारिक भाषा के रूप में उत्तराखंड ने चुना था 2009 में। अगला है भारत में पीली क्रांति इससे संबंधित है। तो भारत में जो पीली क्रांति शुरू हुआ है तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पीली क्रांति यानी कि तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। जो ऑयल होता है यानी कि तेल, तो उसका कलर पीले रंग का होता है, येलो कलर का। तो इसी के कारण से याद रखना है इसको कि पीली क्रांति यानी कि तेल से संबंधित। और तेल किससे निकलता है? तिलहन से। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, तिलहन। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि हरित क्रांति संबंधित है भारत में खाद्यान्न उत्पादन से। इसी तरह श्वेत क्रांति भारत में चलाया गया था दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए। नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से। भूरी क्रांति संबंधित है चमड़ा उत्पादन से और कोको उत्पादन से। और अंडा या कुक्कुट उत्पादन जो है तो उसको हम कहते हैं रजत क्रांति। और तिलहन उत्पादन जो है तो ये पीली क्रांति से संबंधित है। पेट्रोलियम उत्पादन आपका संबंधित है काली या कृष्ण क्रांति यानी कि ब्लैक रिवॉल्यूशन। इसी तरह जो टमाटर का उत्पादन है या मांस का उत्पादन है तो ये लाल क्रांति से संबंधित है। झींगा उत्पादन यानी कि झींगा मछली उत्पादन, प्याज उत्पादन, औषध उत्पादन, ये सभी गुलाबी क्रांति से संबंधित है। फिर है आपका यहाँ पे मसाला उत्पादन, ये इसका बादामी क्रांति से संबंध है। सुनहरी क्रांति ये फल उत्पादन और शहद उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। अमृत क्रांति क्यों चलाया गया भारत में? नदी जोड़ो परियोजना के लिए। आलू उत्पादन संबंधित है गोल क्रांति से। आलू गोल होता है तो याद रखना है कि गोल क्रांति आलू से संबंधित है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु भारत में चलाया गया था सनराइज या सूर्योदय क्रांति। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए सदाबहार क्रांति चलाया गया। कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रजत रेशा क्रांति। सुनहरा रेशा क्रांति आपका जूट उत्पादन से फिर संबंधित है। इनमें बहुत सारा कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं सिल्वर फाइबर, गोल्डन फाइबर या रजत रेशा, सुनहरा रेशा। तो याद रखना है कि जूट से संबंधित है आपका गोल्डन फाइबर और कपास से संबंधित है आपका सिल्वर फाइबर। केसर उत्पादन ये इसका बढ़ाने के लिए भारत में चलाया गया सेफ्रॉन क्रांति। उर्वरक उत्पादन ये ग्रे रिवॉल्यूशन चलाया गया था, इसी को ग्रे या स्लेटी क्रांति कहा जाता है। बांस उत्पादन ये ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन चलाया गया था। तो यहाँ से ये याद रखना है, एक है हमारा गोल्डन फाइबर है जूट के उत्पादन से और ये ग्रीन गोल्ड है बांस के उत्पादन से। फिर मोटे अनाज के उत्पादन के लिए चलाया गया था मुख्य क्रांति यानी कि साइलेंट रिवॉल्यूशन। भिंडी उत्पादन से संबंधित है परामनी क्रांति यानी कि इंग्लिश से भी इसको परामनी रिवॉल्यूशन ही कहते हैं। और इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करना है उससे संबंधित है। तो ये जितने भी क्रांति हैं फसलों का उत्पादन को बढ़ाने के लिए या खाद्यान्न चीज़ों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया, उन सभी को हमने एक ही में कवर कर लिया। अगला है भारत पर शासन करने वाली मुस्लिम महिला कौन थी? तो भारत पे शासन करने वाले मुस्लिम महिला का नाम कौन है? तो यहाँ पे ये कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी, रजिया सुल्तान। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत पे शासन करने वाले मुस्लिम महिला रजिया सुल्तान, इनके द्वारा भारत में यानी कि ये गुलाम वंश से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत की शासिका रही है, गुलाम वंश से संबंधित है और ये इनके द्वारा शासन किया गया था 1236 से 1240 तक। और रजिया सुल्तान से दो नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिलेट करके याद रखना है। एक है जलालुद्दीन याकूत। जो ये जलालुद्दीन याकूत है तो इसे रजिया सुल्तान ने अपने अश्वशाला का प्रमुख नियुक्त किया गया था। और अश्वशाला का प्रमुख जो है तो उसे उस टाइम पे अमीर आखुर कहा जाता था। और अश्वशाला का प्रमुख जब रजिया सुल्तान ने जलालुद्दीन याकूत को नियुक्त किया तो और एक व्यक्ति था अल्तनिया। इसको बहुत गुस्सा आया कि मेरे रहते अश्वशाला का प्रमुख जलालुद्दीन याकूत को क्यों चुनी रजिया सुल्तान। तो इसने विद्रोह कर दिया था। बाद में फिर अल्तनिया से ही जो है विवाह हो जाता है रजिया सुल्तान का और दोनों फिर मिलजुल के ठीक ठाक मतलब कि रहने लगे थे। इसके बाद फिर रजिया सुल्तान का हत्या हो गया था 1240 में, डाकुओं ने उनका हत्या कर दिया था। अगला है निम्नलिखित देशों में से किसका राष्ट्रीय पशु बाघ नहीं है? कौन सा देश है जिसका राष्ट्रीय पशु बाघ नहीं है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय पशु है तो वो यहाँ पे देख सकते हैं किधर गया पाकिस्तान।
हम्म, ये रहा हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय पशु है तो ये हो जाएगा मारखोर, मारखोर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। पाकिस्तान जो है तो इसका राष्ट्रीय पशु बाघ नहीं है, यानी कि जो तीन ऑप्शन है मलेशिया, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, तो इन सभी का राष्ट्रीय पशु जो है तो वो बाघ है। ठीक है, तो मलेशिया का पूछ लेगा कि मलेशिया का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ है। बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय पशु बाघ है, भारत का भी राष्ट्रीय पशु बाघ है, और दक्षिण कोरिया जो देश है तो उसका भी राष्ट्रीय पशु बाघ है। और बाघों के संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में। और बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में भारत सरकार ने घोषित कब किया था? 18 नवंबर 1972 को। इससे पहले, बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु जो है शेर हुआ करता था, लायन। इसी तरह से और भी बहुत सारा देश हैं जिनका कि राष्ट्रीय पशु के बारे में यहाँ पे सारा चीज़ मेंशन है। तो जब आप वहाँ पे अगर क्विज अटेम्प्ट करेंगे तो वहाँ पे सारा चीज़ पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा। अगला है EBCDIC का पूरा नाम क्या है? तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल है। तो EBCDIC का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। EBCDIC का पूरा नाम है। अगला है भारत के निम्न जैव रिजर्व में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व विश्व नेटवर्क में शामिल नहीं है? तो जो आपका यूनेस्को है, तो यूनेस्को के द्वारा ही बायोस्फीयर रिजर्व के लिए विश्व नेटवर्क जारी किया जाता है। जैसे कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत में टोटल बायोस्फीयर 18 है। उनमें से 11 बायोस्फीयर जो हैं तो उनको इस विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो इनमें से, उन 11 में से कौन सा है इनमें से? तो इनमें से मानस जो है तो ये विश्व नेटवर्क में शामिल नहीं है। और ये मानस कहाँ पे है? तो ये असम में स्थित है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व जो है तो ये इसके तहत भारत में टोटल 12 बायोस्फीयर, सॉरी 12 नहीं है, ये 11 है। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा एरर है, तो इसको हम यहाँ पे रिपोर्ट कर देते हैं 12 11, यानी कि 12 को चेंज करके 11 कर दो। ठीक है, तो वो ठीक हो जाएगा थोड़ा देर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ, भारत में टोटल बायोस्फीयर जो है तो ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 11 बायोस्फीयर रिजर्व जो है तो इस यूनेस्को का विश्व नेटवर्क में शामिल है। और ये बायोस्फीयर रिजर्व का विश्व नेटवर्क जो है तो यूनेस्को ने शुरू किया था कब? 1977 में। 1977 में शुरू किया था। तो यहाँ पे टोटल जो भारत के जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं तो उन सभी का नाम, उनका राज्य और उनका वर्ष मेंशन है। तो ये पूरा जो है जिस टाइप का सवाल रहेगा उस टाइप का आंसर जो है आपको पूरा रट्टा मार जाना है, ताकि उस टाइप का रिलेट करके अगर अगला एग्जाम में सवाल बनता है तो वो किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब भी थोड़ा रट्टा मार लेना है। अगला है मदोहईपुरम के चेरा साम्राज्य को स्थापित किया गया था। तो ये कब स्थापित किया गया था? तो ये मदोहईपुरम के चेरा साम्राज्य, यानी कि जो केरल का जो चेर साम्राज्य है ना, तो उसी क्षेत्र में ये मदोहईपुरम के चेर साम्राज्य के द्वारा भी शासन किया जाता था 9वीं शताब्दी में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 9वीं शताब्दी। यहाँ पे देख सकते हैं चेरामन पेरुमल राजवंश, जिसे कि हम केरल का पेरुमल राजवंश के नाम से जानते हैं। इसी को मकोताई का चेरा पेरुमल का र, र, राजवंश भी कह सकते हैं। और इनके द्वारा शासन किया जाता था केरल राज्य में। तो यही जो है, ये जो मकोताई है तो उसी क्षेत्र में पड़ता था महोदयपुरम। इसी के कारण से इसी को महोदयपुरम या मकोताई भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि आज केरल में जो जगह है कोंडुगलूर, तो उस एरिया में ये जगह पड़ता है महोदयपुरम। ठीक है, तो ये महोदयपुरम का चेरा साम्राज्य का स्थापना 9वीं शताब्दी में किया गया था केरल में। तो ये बड़ा टफ लेवल है, लेकिन यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते थे थोड़ा सा दिमाग लगाते तो। जैसे कि चेरा साम्राज्य, यानी कि चेर साम्राज्य केरल से संबंधित है, तो ये आपको पता हो जाता था कि केरल, लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड पूछ लिया है, तो ये 9वीं शताब्दी याद रखना है आपको। अगला है निम्नलिखित में से कौन से वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हुई थी? तो ये बिल्कुल बच्चा वाला सवाल पूछ लिया। ये सबको पता है कि 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था भारत में।
तो यहाँ पे देख सकते हैं एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 31 दिसंबर 1600 को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना नींव रखा गया था। और इस कंपनी ने अपना भारत में पहला कारखाना सूरत में खोला था 1613 ईस्वी में। और इस वीडियो का जो जीएस के टोटल 30 सवाल हैं, उनमें से 21 स्टैटिक है और 9 करंट अफेयर। तो स्टैटिक का लास्ट सवाल है कि आगरा शहर का स्थापना किसने किया था। तो आगरा शहर का जो संस्थापक है तो वो है सिकंदर लोदी। तो यहाँ पे जो है सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर का स्थापना किया गया था 1504 ईस्वी में। ठीक है, तो ये जो है आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है।